नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने का समय शेष है। ऐसे में राजनीति भी चरम पर है। एक तरफ जहां एकता का दम भरने वाले INDIA गठबंधन में एक एक सीट को लेकर जंग जारी है, वहीं विधानसभा चुनाव में जीत से उत्साहित बीजेपी पूरे जोश के साथ लोकसभा चुनाव में जुट गई है। बीजेपी अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार के नारे के साथ ही नीचे से लेकर ऊपर तक होमवर्क कर रही है। इसी कड़ी में राजस्थान को लेकर जयपुर में बीजेपी का मंथन हुआ और जीत के हैट्रिक लगाने पर चर्चा हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी 2019 के परिणामों को दोहराएगी या कांग्रेस कुछ दम दिखाएगी? आज बात इसी खास मुद्दे पर। मिशन क्लीन स्वीप, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता अपूर्वा सिंह जी, PCC महासचिव RC चौधरी जी चर्चा में शामिल हुए हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी भी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। अपूर्वा जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। मिशन क्लीन स्वीप 2014, 2019 और अब 2024, क्या पूरी तैयारी है जीत के हैट्रिक लगाने को लेकर? क्योंकि आज जो बैठक हुई, मैराथन बैठक, जिसका अंतिम सत्र भी अभी कुछ देर पहले तक चल ही रहा था, क्या तैयारी कर रही है बीजेपी और इस बार क्या अलग रणनीति रहेगी 2019 से इतर? देखिए श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी सदैव से ही वो पार्टी रही है जिसका संकल्प रहा है सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण। आज भी जो मीटिंग हुई वो इसी कड़ी को आगे बढ़ाने की एक मीटिंग हुई है, जिसके अंदर हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि 2047 जो अमृतकाल भी हम कह रहे हैं, वो जनता के लिए अमृतकाल होगा मगर हमारे लिए कर्तव्य काल है। उस कर्तव्य काल के अंदर हम लोगों को जनता के जो भी सपने हैं जो आज तक पूरे नहीं हो सके, उनको आगे बढ़ाने की कृत संकल्पित हम लोग हुए हैं। प्रतिबद्धता हमने दिखाई है और उसी को लेके हमने आगे एक रणनीति बनाई है। हम लोग चाहते हैं कि इस देश के अंदर जब देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक जिसने भी अपनी प्राणों की आहुति दी, जिन सपनों के लिए दी, भारत को जिस विश्व गुरु बनाने तक ले जाने के लिए दी, उस सपने को पूर्ण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से ही सेवा करने का एक अवसर जनता प्रदान करेगी। इसके लिए तो हम सुनिश्चित हैं ही, मगर उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है और जनता के किन सपनों को पूरा करना है और किस तरीके से हमें आगे प्रोसीड करना है, उसको लेकर आज हमने रणनीति बनाई। ठीक है RC चौधरी जी, बीजेपी तो तैयारी में जुट चुकी है और विधानसभा में जीत के बाद तो ज्यादा उत्साहित है और पूरी एनर्जी के साथ जीत पे लगी है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भी बेहतर प्रदर्शन किया, मजबूत विपक्ष के तौर पर सामने आई, लेकिन लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर कांग्रेस क्या? क्योंकि 2014-2019 में भी बहुत कोशिशें की गई लेकिन शिकस्त नहीं दी जा सकी। क्या 2024 में कुछ अलग कमाल करेगी कांग्रेस? श्वेता जी, लोकतंत्र के अंदर जनता की अदालत सबसे महत्वपूर्ण अदालत होती है। जनता ही जनादेश देके ये तय करती है कि कौन हमारे पे शासन करेगा, कौन नहीं करेगा। राजस्थान की जनता ने 3 दिसंबर 2023 को जो जनादेश दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने जो 12 चेहरे दिखा के राजस्थान के अंदर जनादेश तो ले लिया, लेकिन इन्होंने उस जनादेश को अपमानित करने में कोई कमी नहीं रखी। कैसे? एक पर्ची के माध्यम से प्रदेश का नेतृत्व तय किया जाता है, जबकि जनता के द्वारा चुने हुए विधायकों पे उन्हें कोई भरोसा नहीं रहता। यहाँ पे जब मंत्रिमंडल के गठन के लिए जो मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली और जयपुर खेलते रहते हैं और लगातार 3 बार तक वहां पे जाते हैं। मंत्रिमंडल दे दिया जाता है लेकिन मंत्रियों को विभाग नहीं देते। काश अमित शाह जी और प्रधानमंत्री का जयपुर दौरा नहीं होता तो आज तक हम इस मुद्दे पे भी चर्चा करते रहते। 100 दिन की कार्य योजना बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी उस कार्य योजना को बनाने में 100 दिन लगा देती है। अपराध चरम पे है, महिलाओं के साथ में हर दिन दुष्कर्म बढ़ रहे हैं। राजस्थान को शर्मसार करने वाली भारतीय जनता पार्टी जब ये कहती थी कि ये राजस्थान नहीं रेपिस्तान है, आज वो बेटियां पुलिस के अंदर अपना मुकदमा दर्ज कराने की गुहार के लिए दर दर पे ठोकरें खा रही है। इसलिए राजस्थान की जनता ने इस जनादेश का अपमान करने वाली भारतीय जनता पार्टी को करणपुर के इस चुनाव के अंदर दिया कि आप मंत्री तो बना सकते हैं लेकिन विधायक नहीं बना सकते। इसलिए पर्ची और खर्ची की सरकार को राजस्थान की जनता नकार रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अहंकार चरम पे है। हम कहना चाहेंगे 2014 से लेकर 2023 तक 10 साल हो गए, हम वो मुद्दे जनता की अदालत में भारतीय जनता पार्टी को बेचैन करके रखेंगे।
2022 में वादा किया था। बिल्कुल आपने करणपुर का जिक्र किया और ये बिल्कुल 1 महीने में ही जब उपचुनाव होते हैं और कांग्रेस के साथ जनता जाती है, लेकिन यही वो जनता है जो 2018 में कांग्रेस को अपने राज्य सौंपती है, लेकिन 25 सीटों में से 1 सीट भी कांग्रेस को नहीं देती है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में 2014 2019 रिपीट हो रहा है, तो 2024 में ऐसा अलग क्या कांग्रेस कर रही है? निश्चित रूप से श्वेता जी, मैं आपका साधुवाद करना चाहूंगा। 2014-2018 से पहले चल लीजिए आप, जब 2013 के अंदर भारतीय जनता पार्टी 163 विधायक लेके आई थी और 25 सांसद दिए। 2018 के अंदर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनाई और 25 सांसद दिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के इस मुद्दे पे मोहर है कि सरकार राजस्थान में आ गई तो 25 सांसद भेजेंगे? वो 25 सांसद जब राजस्थान के हक और हकूक की बात होती है, राजस्थान के मुद्दों की बात होती है, ईआरसीपी की बात होती है, तब केंद्रीय नेतृत्व और केंद्रीय मंत्री जो राजस्थान के लाडले बेटे होते हैं वो कहते हैं राजेंद्र सिंह जी का राज बना दीजिए, हम आपको ईआरसीपी दे देंगे। वो राजेंद्र सिंह जी को तो जनता की अदालत से जनादेश नहीं मिलता, लेकिन 25 सांसद राजस्थान के हक की आवाज को वहां पे अपनी सत्ता को, अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए वहां पे बैठे रहते हैं। उन्होंने यहाँ पे चुनाव के अंदर भेजे, 3 सांसदों को जनता ने हरा के वापस भेज दिया। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए टेलर नहीं है? और कांग्रेस के होने वाले जो स्कैंडल्स हैं उनके अंदर इतने उलझे हुए हैं कि इन लोगों ने ये देखा ही नहीं कि सरकार गठन होने के बाद में कितने से दिन बीते हैं और कितने ऐतिहासिक फैसले राजस्थान के इतिहास में लिए जा चुके हैं। क्या एसआईटी का गठन नहीं हो गया? पहली बार ऐसा पेपर हुआ है, मैं कहती हूँ पिछले 5 सालों के अंदर पहली बार यहाँ के युवाओं ने एक ऐसा पेपर दिया है जो कभी लीक नहीं हुआ और जिसके लीक होने की भी वो आशंका भी नहीं रखते थे। कहां गए थे ये लोग? ये बात करते हैं दुराचारियों की, ये बात करते हैं रेपिस्तान की, ये अपने मेवाराम जैन को भूल गए, उनकी हरकतों को भूल गए। एक लेटर निकाल दिया, क्या उनकी करतूतें पता नहीं थी? जब राजेंद्र गुड़ा जी ने ये कहा था कि एक कांग्रेसी का जो है वो आप टेस्ट करवाइए, लाई डिटेक्टर पे इनको बैठाइए, सारे के सारे बलात्कारी निकलेंगे। कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने उन युवाओं की बात की, उन्होंने पेपर लीक की बात की, तमाम समाचार मीडिया के माध्यम से उस पेपर लीक की घटनाएं आई, लेकिन सैया भय कोतवाल तो भय काहे का? भारतीय जनता पार्टी के हाथ में अरे तो आरसी जी, यहाँ पे जो माफिया है वो सैया तो आप भी थे और पेपर लीक हो गए, 17 पेपर लीक हो गए और लीक के अंदर निकला भी तो राजस्थान। बात जहां तक 25 सीटों की है तो आरसी जी निश्चित रहिए, एक सीट भी आप लोगों के खाते के अंदर जनता नहीं डालने वाली है, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत बनाने का अगर से सपना देखा है तो हमने आप भूल गए। एक ऐसा देश, बात सुनिए अपूर्वा जी, आरसी जी, बिल्कुल आप लोगों ने बात रखी, मुद्दे भी उठाए, क्योंकि जनता के हित में जो मुद्दे होंगे, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष में या विपक्ष में हो, मुद्दे उठेंगे, उस पर कार्रवाई हो, एक्शन लिया जाए और नजीर पेश हो, ये प्रदेश की जनता चाहती है। आपका रुख वापस करेंगे, लेकिन क्योंकि महेश शर्मा जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है। महेश जी, अब देखिए बीजेपी कांग्रेस बात करेगी, क्योंकि पुराने की हम बात करें, इतिहास की बात कर ले, मौजूदा स्थिति की बात करें या भविष्य के मद्देनजर तैयारियों की बात कर ले, लेकिन मिशन क्लीन स्वीप जो बीजेपी लेकर चल रही है, आज मैराथन बैठक भी यहां पर हुई, तैयारी की जा रही कि कैसे गांव के उस आखिरी पंक्ति पर खड़े व्यक्ति तक भी पहुंचा जाए ताकि एक बार फिर से वैसे ही जीत रिपीट हो सके। लोकसभा चुनाव में जुट चुकी है बीजेपी। इधर अगर हम INDA गठबंधन की बात करें तो उसमें भी एक सीट को लेकर बातचीत हो रही है, बैठकें हो रही है, लेकिन क्या वाकई में टक्कर देने के लिए NDA को तैयार है, बीजेपी को तैयार है विपक्ष? देखिए, तैयारी तो पूरी चल रही है। आप अभी देखा होगा कि पिछले जो चुनाव परिणाम आए विधानसभा वाले, उसमें बीजेपी और कांग्रेस के जो वोटों के अंदर 1-2% का अंतर है। एक चीज। दूसरा, अभी जो करणपुर का जो चुनाव हुआ है उसमें मतलब कांग्रेस को जीत मिली। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये नहीं कह सकते कि बहुत आसान लड़ाई होगी। आसान लड़ाई तो होगी, अच्छी जम के होगी लड़ाई, और फर्स्ट मतलब क्या कहता है ना, ये पहली बार ऐसा माहौल बनेगा कि किस तरह से मतलब क्या कहते हैं ना, चुनावी मुद्दे क्या बनते हैं और उस पर क्या फाइट होती है, किस तरह से रणनीति तय होती है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस को चाहिए कि समय रहते हुए तैयारी के साथ आगे अब मैदान में सक्रिय हो जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी पहले से ही मतलब मैदान में है और वो अपनी तैयारियां पूरी वैसे कर रही है। सो जो दिन की योजना बनाई है उसका मकसद भी ये है कि आम व्यक्ति तक मतलब क्या कहता है ना, तब तक हम हमारे मतलब मतदाताओं तक या मतलब हमारे जो भी हैं उनको वो अपनी उपलब्धि को गिना सके। अब कांग्रेस को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि मतलब क्या कहते हैं, मालूम पड़े कि आम जनता को की आवाज को वो बुलंद कर सकते हैं। यही है कि मतलब क्या कहते हैं, उनको ये जल्दी से जल्दी पहले सीटों का बंटवारा, फिर उसके बाद में जो भी बनती है स्ट्रेटेजी,
और इस मौजूदा सरकार की जो भी वीकनेस आती है सामने, तो उसके बारे में आगे करेगी तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। लेकिन हाँ, मुकाबला कांटे का है। ये बीजेपी ये नहीं मान के चले कि इस बार भी फिर वापस से मतलब क्या कहते हैं 25 की 25 इसकी वजह आपको क्या लगती है? क्योंकि अब की बार 400 पार, ये जो नारा है ये दर्शाता है कि कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा है बीजेपी कि पिछली बार तो 300 के पार था और इस बार तो हम 400 के पार लेकर आएंगे। अपने फैसलों का जिक्र कर रही है, योजनाओं का जिक्र कर रही है और बहुत सारे ऐसे स्कीम्स और यात्राएं निकाल रही है ताकि आम जनता तक पहुंचकर अपनी योजनाओं को बता सके। ये जो पूरी तैयारी है और ये कॉन्फिडेंस दिखाते हैं कि 400 के पार की बात बीजेपी करती है, तो क्या वाकई में 2019 जैसी ये टक्कर नहीं होगी, कड़ी टक्कर होगी और इसमें कुछ भी हो सकता है जनता का फैसला? क्या इस तरह से इस लड़ाई को देखा जाए 2024 की? महेश जी, ये वाला जो है, जो देखिए जो चुनाव है ना, जिस तरह का अभी माहौल बन रहा है और जिस तरह के जो मुद्दे उठ रहे हैं अभी इस समय, पूरे राम मंदिर वाला जो इश्यू चल रहा है, जिसमें मतलब अभी हाल ही में मतलब जो कांग्रेस ने अपने धर्मनिरपेक्ष छवि को उभारने की कोशिश की है इस समारोह में शामिल नहीं हो करके, तो एक वर्ग है जो इनकी तरफ मतलब क्या कहते हैं ना बहुत तेजी से ध्रुवीकृत हुआ है और वहीं बीजेपी भी इसको इस माहौल को पूरा अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। और इसके अलावा इस दौरान जो भी अगर जो ये जो लोकसभा का जो ये संसद का जो बजट सत्र आएगा, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि क्या ये वोट ऑफ अकाउंट है या जो भी बजट है उसमें मतलब क्या कहता है ना, और जनता के बारे में क्या घोषणाएं करने वाला। अपूर्वा जी, महेश जी को आपने सुना और आसान लड़ाई नहीं होगी पिछली बार की तरह भी, भले इस बार टारगेट आप लोग 400 के पार रख रहे हैं या इसकी बात कर रहे हैं। जब लड़ाई आसान नहीं है, मुश्किल है, तो उस मुश्किल के लिए तैयारी भी जरूरी है। तैयारी आप कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि टक्कर आप विपक्ष को दे देंगे? विपक्ष, जबकि इस बार की विपक्षी एकता अलग नजर आती है। देखिए श्वेता जी, दो बातें। पहली बात ये, जैसा महेश जी भाई साहब ने अभी बोला कि कांग्रेस को आम जनता की आवाज को बुलंद करना चाहिए। आम जनता की आवाज क्या है? आम जनता चाहती है सुशासन, आम जनता चाहती है विकास, वो भारतीय जनता पार्टी देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो जनता की जो आवाज है वो कांग्रेस बुलंद नहीं कर सकती, क्योंकि जनता के सपनों को अगर पंख देकर सिद्धि तक ले जाने का अगर किसी ने कदम उठाया है तो वो हमारे आदरणीय मोदी जी ने उठाया है। दूसरी बात मैं ये कहती हूँ, आज हम कहते हैं कि आज के जो हमारे फैसले हैं वो आने वाले 1000 साल और हमारी जो अगली जितनी जनरेशन है उनको इम्पैक्ट करेंगी। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता का ये मानना है कि मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए। तो इस पार्टी के जो भी निर्णय होते हैं वो अगली जनरेशन को, अगली पीढ़ी को, आने वाली 1000 साल तक की पीढ़ियों को देख करके फैसले लिए जाते हैं। इसलिए जनता इस चीज को जानती है। जहां तक बात रही सेक्युलर की, इन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष छवि को बनाने का वो किया। आप भूल गए इंडिया के अंदर एक गठबंधन दल वो भी है जिस दल के नेता ने वहां पे निहत्ते केवल जय श्री राम नारे लगाने वाले लोगों के ऊपर गोलियां चलाई थी, उन मासूमों को भून डाला था। क्या गलती थी उनकी? सिर्फ ये कि उन्होंने अपने इष्ट का नाम स्मरण किया, उन्होंने जय श्री राम बोला और आज ये कहते हैं हम ससम्मान उस न्योते को ठुकराते हैं। क्या जनता नहीं देख रही है? क्या जनता नहीं देख रही है कि कैसे एक विशेष समुदाय के लोगों के लिए इन्होंने अपने हिंदू और हिंदुत्व से जो है वो अपने आप को नकार लिया। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, भारत आज एक ऐसे कगार पे लाके 70 साल वर्सेस अगर आप 9 साल की यात्रा देखेंगे तो इंडिया आज एक ऐसे कगार पे खड़ा है जहां पे 3D इफेक्ट काम कर रहा है। 3D इफेक्ट को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो एक है डेमोग्राफी, दूसरी है डेमोक्रेसी और तीसरी है डाइवर्सिटी। अगर इन तीनों को हम लोग मिला ले तो इनका जो योग बनता है वो यहाँ के एक नागरिक के सपने को जो है वो पंख देकर यथार्थ तक बदलने की उसके अंदर पोटेंशियल है। और माननीय मोदी जी ने वैसे ही भी जनता को ये वादा किया है कि मोदी का मतलब ही है गारंटी। और दूसरी एक और बात और कहना चाहूंगी श्वेता जी, कि उन्होंने ये कहा था कि आप केवल सपने देखें, क्योंकि आपके जो सपने हैं वो मेरे संकल्प हैं और उन संकल्पों को मैं सिद्धि तक कैसे लेकर जाऊंगा ये मैं देखूंगा, पर उनको आपके संकल्पों को मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा, आपके सपनों को मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। तो मैं कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी तो आज जनता के आशीष की वजह से ही उनका विकास और सुशासन उनको दे पाई है। और हमें ये पूरी उम्मीद है कि जनता हमारे ऊपर ये आशीर्वाद जो है वो बरकरार रखेगी। सपने देखने की बात करते हैं, सपने तो जनता देखती भी है, लेकिन बहुत बड़े बड़े विकास देश में हो वो चाहता है कोई, लेकिन जो मूलभूत जरूरतें हैं जिसको लेकर आम जनता परेशान है उस पर अगर फोकस करे सरकार और उसको लेकर कुछ वादे किए जाए और उसे पूरा किया जाए तो जनता निश्चित तौर पर साथ ही जाएगी। फिर चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, आम जन को राहत देने वाली बात है। लेकिन आरसी जी, अब जिस तरह से अभी जिक्र भी किया, चलिए ठीक है गठबंधन की हम बात कर ले पूरे देश, लेकिन अगर हम सिर्फ राजस्थान पर फोकस करें, 25 सीटें हैं,
यहाँ ठीक है, करणपुर में जीत मिली है, 70 सीटें आपकी आई हैं, विधानसभा में विधायक आपके जीत कर आए हैं, लेकिन लोकसभा का चुनाव तो बिल्कुल अलग होता है। मुद्दों की तो बात यहाँ पर की जाती है, लेकिन ये जो धार्मिक जिनको मुद्दे बना दिए जाते हैं कहीं ये चुनाव के दौरान, लेकिन भावनाएं तो आमजन की उससे जुड़ी हैं, और जब भावनाओं पर ठेस पहुंचती है तो उससे किसी को फायदा और किसी को नुकसान होता है। श्वेता जी, आपका बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जिस स्लोगन की आप बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं कि तीसरी बार 400 पार, थाने पार, ये सब चीजें। भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे अमित शाह जी, राजस्थान के अंदर आए थे, 163 विधायक थे। उन्होंने कहा अंगद का पांव 180 सीट। राजस्थान की जनता ने अंगद के पांव के चिथड़े कर दिए, उठा के फेंक दिया। कर्नाटक में गए, डबल इंजन की सरकार और डबल विकास का जो वादा किया उसको वहां पे उठा के फेंक दिया। हिमाचल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उन्होंने कहा रिवाज बदलना है, उन्होंने उनका राज बदल दिया। इसलिए लोकतंत्र के अंदर ये जो अहंकार की भाषा जो शक्ति दी दुनिया ने और हिंदुस्तान के लोगों ने, ये अहंकार की भाषा तो यहाँ पे गहलोत साहब ने भी बोली थी। ये बात तो उन्होंने भी कहा था कि इस बार राज बदलेगा। 3.5 मिनट बोले, मैंने बिल्कुल व्यवधान नहीं डाला। नहीं, आप पर गलत बात आप नहीं बोल सकते, मैंने बिल्कुल व्यवधान नहीं डाला। ये तो गहलोत साहब ने भी कहा था कि यहाँ पे राज नहीं रिवाज बदलेगा। क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी का राज भी बदल गया और आप सुनिश्चित रहिए 5 साल बाद में यह रिवाज भी बदलेगा। भारतीय जनता पार्टी फिर से जनता के आशीर्वाद के साथ में जनता की सेवा के लिए वापस खड़ी मिलेगी आपको। तो वो जनता के मुद्दों पे चर्चा करके देख ले, यही वो भारतीय जनता पार्टी है जिससे आजाद भारत के अंदर 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी अगर करने का कोई खिलौने जैसी चीज को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। अगर लोगों की बचत को लूटने का कोई जाता है तो देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ से एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। कहाँ था वो विकास 70 साल तक? ठीक है आरसी जी, आप क्योंकि जवाब भी दे रहे थे उस सवाल का जवाब की जो भावनाएं होती हैं, जो भावनाएं होती है धार्मिक तौर पर, बिल्कुल उसी पर आप ही से पूछ रहे हो, इसका जवाब आपने अभी नहीं दिया। इसका भी तो असर होता है, कांग्रेस कैसे इसे टैकल करेगी? श्वेता जी, जब मोदी जी नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे, मोहन भागवत जी नहीं थे, तभी भी यहाँ पे संस्कृति थी, सनातन था, धर्म था। जगत गुरु शंकराचार्य ने इस देश को एक सूत्र में बांधने के लिए 4 मठ बनाए। वो जो शंकराचार्य हैं वो कह रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी और मोहन भागवत से हमारी अध्यात्म को नहीं सीखेंगे, हम सीखेंगे जो हमारे इस देश को एक सूत्र में परोके और हिंदुत्व की जो हिंदू की जो संस्कृति है वो बताए। वो शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, ये विधि विधान के अनुसार नहीं है। क्या उसके अंदर वहां पे जो धार्मिक संदेश हो किसको देना चाहिए? देश के राष्ट्रपति को नाराज क्यों किया है? तमाम मुद्दे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वही है जो 2019 के अंदर ये देखिए नहीं बोलने देगी। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलने देगी क्योंकि जनता नहीं जाननी चाहिए। तुम्हारे मीडिया के आधार पे तुम्हारी बार एजेंडे को थोप सकते हो, लेकिन राजस्थान के लोगों की आवाज को बंद नहीं कर सकते, जनता के मुद्दों को आप नहीं छोड़ सकते। जनता को विधान की बात जो है शंकराचार्य जी कर रहे हैं, बात केवल मुहूर्त की है, बात केवल ये है कि जब हिंदुस्तान का जब भाजपा का 10 साल का एक मिनट अपूर्वा जी, 1 मिनट, ठीक है। देखिए, लेकिन महेश जी, चलिए मुद्दों की भी बात की अभी आरसी जी ने, और पहले ये मुद्दे नहीं थे। अगर हम हिंदुत्व सनातन की बात करते हैं, चुनाव के दौरान आजकल ये मुद्दे हो गए हैं, और ये भावनात्मक जुड़ाव है जनता का। आप बाकी मुद्दे विकास की बात कर ले, आप बेरोजगारी महंगाई की बात कर ले, उस पर नाराजगी भी होगी, उसमें समर्थन भी होगा, लेकिन इन मुद्दों से भावनात्मक तौर पर आम जनता जुड़ी होती है और इसलिए इसके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहती। इस बार भी क्या असर होगा? क्योंकि विधानसभा चुनाव जो जिक्र किया उन्होंने, कर्नाटक का किया, राजस्थान का जिक्र किया आरसी जी ने। विधानसभा चुनाव में स्थितियां अलग होती है, लेकिन लोकसभा में ऐसा क्या होता है कि 2014, 2019 वो आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं और 2024 के लिए दावे ये और ज्यादा कर रहे हैं। तो विधानसभा के दूसरे राज्यों से भले ही आप बीजेपी को सरकार से हटना पड़ा हो, लेकिन लोकसभा चुनाव को इसलिए क्यों माना जाता है कि बिल्कुल अलग है और असर इसमें नहीं होगा? देखिए, बीजेपी ने जो 3 राज्यों में जो विजय हासिल की है, तो और ये आधार मतलब क्या कहता हूँ, उसमें ये मोदी ही रहा है मुख्य, उनकी कार्य योजनाएं और गारंटी की योजनाएं रही, ये मुख्य मुद्दा और उसी से जीत मिली है। तो बीजेपी उत्साहित इसलिए भी है कि उनको मतलब एक तरह से मतलब क्या कहता है ना, उनकी जो गारंटी और योजनाओं को जनता ने स्वीकार किया, तभी उनको मेजोरिटी मिली है और वो उनको विजय मिली है। तो कहीं ना कहीं उन्हें संकेत ये मिल रहा है। तो ये कारण हो सकता है कि उन्होंने कहा भाई अब किस बार वो अपना लक्ष्य लेके चल रहे हैं 400 पार। अब वो है कि वो कितना रजिस्ट हो पाता है, वो इम्प्लीमेंट कितना होता है, ये जनता जनार्दन के हाथ में है, वो क्या फैसला करती है।
अब ये है कि जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस मतलब इंडिया गठबंधन की हेड है, तो वो भी अपना प्रयास कर रही है कि किसी न किसी रूप में हमारे एजेंडे से भी आए। तो राहुल गांधी की जो यात्रा जो चल रही है, ये उन स्टेट्स में होकर के गुजर रही है जो मतलब कांग्रेस का जहां पे मतलब जनाधार था, लेकिन धीरे धीरे उस पर पकड़ ढीली हो रही है। तो वहां पे कांग्रेस अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से वो दक्षिण में मतलब क्या कहता है, जब यात्रा की थी भारत जोड़ो यात्रा, तो उसमें जो उसके रिजल्ट निकल रहे हैं, तो उसी को वो ये भी देख रहे हैं कि इस यात्रा से, राहुल की यात्रा से, तो क्या ये न्याय यात्रा से भी फायदा होगा कांग्रेस को? क्या ये होने की संभावना है? ये यात्रा है जो इस तरह में जो निकाली जा रही है, उसमें एनडीए के नेताओं को भी, ये यूपीए के जो भी जितने भी नेता उन सबको आमंत्रित किया गया कि भाई आप आइए और इसमें भाग लीजिए। तो ये कहीं ना कहीं मतलब उद्यम तो चल रहे हैं। अब वो ये है कि समय पे कौन स्ट्रेटेजी कैसी किसकी प्रभावशाली होती है, जो मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है, वो अगर शैली अगर आपने अपनाई नहीं, तो वो मतलब क्या कहता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी को आरसी जी हानि पहुंचा सकती है। महेश जी, अहम बात आपने की, लेकिन आरसी जी, बीजेपी क्या कर रही है, पिछली सरकार ने क्या किया, क्या मुद्दे, इन सब से इतर आज के वक्त में अगर मैं बात करूं, कांग्रेस की लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी क्या है, क्या रणनीति है, उसका एक जवाब जरूर चाहूंगी क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का सदैव एक इस देश का जो विचार है, आइडिया ऑफ इंडिया है, डेमोक्रेसी का जो हमारे फंडामेंटल्स जो मुद्दे हैं, जो हमारी जो संवैधानिक जो संसदीय परंपरा है, उन सब के मुद्दों की किस प्रकार से रक्षा की जाए। एक भी असहमति की आवाज इस हिंदुस्तान की संसद में कैसे गूंजे। जनता के जो मुद्दे हैं, जो देश के अंदर बेरोजगारी चरम पे है, 45 साल पे, 50 साल में सबसे कम लोगों की बचत है, लोगों के अंदर आर्थिक असमानता बेहद अधिक है, समाज के अंदर दरारें खड़ी की जाती है, मणिपुर के मुद्दे पे डबल इंजन की सरकार मौन है। ये जो तमाम मुद्दे किसान के लिए 2022 में आमदनी दुगुनी की बात करने की कही थी, लेकिन लागत दुगुनी कर दी। तमाम जो मुद्दे थे 2019 में इन्होंने राष्ट्रवाद को, जो हमारे 40 सैनिक शहीद हुए, उसके ऊपर राज्यपाल ने क्या कहा था, उनको सुरक्षा नहीं दे पाए और देश के अलग अलग हिस्सों में घूम के भारतीय जनता पार्टी अपने झंडे पे नहीं जीत पाई गई थी। उन शहादत को अपने झंडे पे लेके और चुनाव जीता था, और राष्ट्रवाद के नाम पे। और आज भी भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे चर्चा नहीं कर सकती। हम मन की बात नहीं करते, जन की बात करते हैं और जनता के मुद्दों को मुख्य करने की बात करते हैं, और लोकतांत्रिक जो ठीक है। लेकिन आपकी तैयारी क्या, कैंडिडेट को लेकर क्या है, कब तक उम्मीदवार घोषित कर देंगे लोकसभा में, या फिर बीजेपी के कैंडिडेट का इंतजार करेंगे? किस तरह से पहले से ही जनता के बीच में उम्मीदवार रहेगा, इस लिहाज से भी तैयारी को क्या? हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, तमाम जो प्रदेश की जो लीडरशिप है, सभी जो राज्यों की लीडरशिप है, उसके साथ में बैठ के संवाद किया है। किस प्रकार से हमारी रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस प्रकार से कैंपेन होना चाहिए। हर लोकसभा को लेकर हमने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। उन पर्यवेक्षकों की राज्यवार जो मीटिंगें हो रही है, राजस्थान की आज दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई, 25 लोकसभा में 25 जो ऑब्जर्वर्स जाएंगे, जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो उस विचार के जो लोग हैं, बुद्धिजीवी जो लोग हैं, जनता की जो आवाज है, उसके आधार पर प्रत्याशी का हम चयन करेंगे, और फरवरी के अंतिम माह तक जो भी उनका जो फीडबैक आएगा, उसके आधार पर हम जनता की अदालत में जाएंगे। लगातार लोगों के साथ में संवाद का सिलसिला कायम है, और कांग्रेस पार्टी इन 3 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार तो जरूर बना लेती है, लेकिन चुनाव के अंदर मत है वो भी 12 लाख भारतीय जनता पार्टी से हमने अधिक लिए। लोकतंत्र के अंदर, सदन के अंदर जो बहुमत होता है, उसके आधार पर सरकारें बनती है, लेकिन जनता का असीम प्यार मिल रहा है, उसकी आवाज को जो मुखर करने का काम किया है, उसके ऊपर उस लिहाज से तैयारी कांग्रेस की भी जारी है। लेकिन अपूर्वा जी, कुछ अहम बड़े चेहरे थे राजस्थान में बीजेपी के, जिन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, क्या उन्हें लोकसभा चुनाव में मौका दिया जाएगा? क्योंकि इस मुद्दे को लेकर भी आज की बैठक में, अलग अलग सत्र में चर्चा इसे लेकर भी हुई है, तो क्या इस पर भी विचार बन रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी निर्णय लेती है, आपसी सहमति और आपसी जो है बातचीत करके लेती है। आज क्या बातचीत हुई है, वो निर्णय आप सबके सामने बहुत जल्दी आ जाएगा। मगर 2 बातें और कहकर अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी। जैसा कि आरसी जी ने कहा कि हम यहाँ पे मन की बात नहीं करते, जन की बात कहते हैं। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि कांग्रेस ना तो जन की बात करती है, ना मन की बात करती है। ये बात करती है तो सिर्फ धन की बात करती है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि मोदी जी के पास में क्या है, मोदी के पास में, मैं बताती हूँ। मोदी के पास केवल 2 चीजें हैं। पहली ये है कि उस गरीब असहाय जो 70 साल से तड़पती हुई जनता है, उसका आशीर्वाद है, और एक मन के अंदर दृढ़ संकल्पित है वो कि मुझे जनता का विकास करना है। इसके अलावा मोदी के पास कुछ नहीं है, और ये दोनों चीजें ही जो है वो आशीर्वाद देती है मोदी को। मोदी हो चुका है, वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का।
इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, मिशन क्लीन स्वीप ये बीजेपी लेकर चल रही है, इसे लेकर आज मैराथन बैठक का दौर भी जारी रहा है। लेकिन बेहद अहम यह है कि जनता किसके साथ जाती है, क्या तैयारी की जाती है और कैसे एक दूसरे को टक्कर देने के लिए यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस रणनीति बनाती है। क्योंकि 25 सीटें बेहद अहम है। 2014-19 में जीत के बाद बीजेपी जरूर हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुट चुकी है, तो कांग्रेस भी वहां मुद्दों के आधार पर मैदान में है और कहना भी है कि हम शिकस्त देंगे। लेकिन देखना होगा कि जनता दोनों के बातों को भी सुन रही है, काम को भी देख रही है। अब देखना होगा कि भरोसा वो किस पर करती है, इस लोकसभा चुनाव में किसका साथ देती है। चलिए 6 बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।